हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो प्राणियों में पोषण हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, प्राणियों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देर किए हुए। तो चलिए आते हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि हरी पत्तियों के अलावा अन्य किसी भी जंतुओं में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि किस तरह से पौधे में पोषण होता है। उसमें हम लोग ये भी जाने थे कि हरी पत्तियों के अलावा अन्य किसी जंतुओं में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो हरी पत्ती के अलावा और कोई भी ऐसा जंतु नहीं है जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, कोई भी जंतु में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हरी पत्ती के अलावा। ठीक है, सिर्फ हरी पत्ती में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बाकी कोई भी जंतुओं में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मरमर पक्षी। ठीक है, एक पक्षी का नाम है, वो है मरमर पक्षी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मरमर पक्षी। ठीक है, तो मरमर पक्षी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ कि किसी भी दिशा में उड़ान भर सकता है। ये जो मरमर पक्षी है वो किसी भी दिशा में उड़ान भर सकता है। ठीक है, फिर क्या है कि छोटे रंग बिरंगे पंखों वाले होते हैं मरमर पक्षी। ठीक है, जो मरमर पक्षी होते हैं वो छोटे रंग बिरंगे पंखों वाले होते हैं। ठीक है, अब उनकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है और आगे से क्या होती है, पतली होती है। आगे से क्या होती है, पतली होती है और चोंच लंबी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि चोंच लंबी और आगे से पतली होती है, ये तो हम लोग जान लिए। उसके बाद है कि लंबी जीभ भी होती है उन लोग के। ठीक है, जो मरमर पक्षी है उन लोग का जो जीभ होता है वो लंबा होता है। ठीक है, जो फूल के रस को 13 बार प्रति सेकंड चाटता है। ठीक है, 13 बार प्रति सेकंड चाटता है। ठीक है, फूल के रस को। उसके बाद है कि अपनी पंख को लगभग 80 बार पर सेकेंड फड़फड़ाता है। ठीक है, 80 बार पर सेकेंड फड़फड़ाता है, अपनी पंख को फड़फड़ा सकता है। ठीक है, 80 बार पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको जान लेते हैं। पहले ये तो जानते हैं कि अमीबा का आकार कैसा है। तो ये जो इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा कैसा होता है, अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, अब ये देखिए अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो ये जलाशय में पाया जाता है। ठीक है, जलाशय, तालाब, नदी, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, जलाशय में पाया जाता है। अब देखिए इसका जो पाचन कोशिका के भीतर अंतः कोशिका होता है और पाचन कोशिका के बाहर बाह्य कोशिका कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो पाचन कोशिका के भीतर होता है उसको अंतः कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जो पाचन कोशिका के अंदर होता है उसको अंतः पाचन कोशिका
कहते हैं, ठीक है। और जो पाचन कोशिका के बाहर होता है उसको बाह्य पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य पाचन, बाह्य कोशिका पाचन बोलते हैं, ठीक है, बाह्य पाचन कोशिका। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली शैवाल, ठीक है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटमस आदि, ठीक है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटमस आदि, ये सब क्या करते हैं? वो जो अमीबा है वो भोजन के रूप में ये सब को ग्रहण करता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और बैक्टीरिया, डायटमस आदि को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। अब अमीबा में जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर लिखा है वो कोशिका झिल्ली अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। अब है कि जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण, ठीक है, खाद्य कण की चारों ओर, खाद्य कण यहाँ दंत ना होगा, ठीक है, मूर्धन ना होगा, कण, ऐसे कण, कण, ठीक है। तो जैसे अमीबा को भोजन का पता चलता है, भोजन का आभास होता है, तो वो क्या करता है कि खाद्य कण यानी भोजन के चारों तरफ अपना कूटपाद विकसित कर देता है। क्या करता है? कूटपाद, यहाँ पर कूटपाद होगा, लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो कूटपाद, उत्पाद नहीं होगा, कूटपाद होगा, ठीक है। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कूटपाद। क्या लिखेगा? कूटपाद, कूटपाद विकसित करता है, ठीक है। अब अमीबा को जैसे भोजन का आभास होता है तो क्या करता है? खाद्य कण की चारों ओर कूटपाद विकसित करता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा क्या है? तो बहुकोशिकीय जंतु मुख्य गुहा का क्षेत्र अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन के लिए ही होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हाइड्रा बोलते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं वो मुख्य गुहा के क्षेत्र जो होता है वो अंतर्गत और उत्सर्जन के लिए ही होता है, ठीक है। यह है हाइड्रा, ठीक है। अब आते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होती है उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ठीक है, उसको अंतर्ग्रहण बोलेंगे। उसके बाद है उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं वो क्रिया उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। नहीं आता है तो वीडियो को देखिए बार बार, ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए। ये जो था हम लोग का प्राणियों में पोषण, कैसे प्राणियों में पोषण होता है, और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मेंढक के बारे में पढ़ेंगे, केंचुआ के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोग में पोषण कैसे होता है, ठीक है। तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पाचन कैसे होता है, भोजन का पाचन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।